रहमान डकैत की बात कर रहे थे और आपने उसमें ऐसा बोला कि रहमान डकैत दाऊद इब्राहिम से बड़ा था उस टाइम में। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंपेयर करो दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। दाऊद इब्राहिम ने जो भी काम किए हैं वो सारे काम हिंदुस्तान में खास तौर से वो जिस स्तर पे किए हैं उसका मुकाबला अगर करने जाएंगे रहमान डकैत के साथ में तो अलग बात है। लेकिन कराची में रहते हुए अगर दाऊद की और उसका हम वो करने जाएंगे तो कराची में दाऊद इब्राहिम भले ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, भले ही पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, भले ही डिफेंस और आईएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो, रहमान डकैत जैसा ऑरा उसका वहां नहीं था अंडरवर्ल्ड में। दाऊद के साथ में वहां के अंडरवर्ल्ड के तमाम लोग जुड़े हुए थे, है ना। भोला था साथ में और भी कई लोग थे जो स्मगलर्स थे और ये सब थे, और उन लोगों के जरिए वो वाया कजाकिस्तान जो है इसका ब्लड डायमंड्स का काम भी करता था। दूसरा ये स्मॉल आर्म्स का बड़ा कंसाइनमेंट्स का काम किया करता था दाऊद। लेकिन जो कद और जो खतरनाक मतलब ग्रुप रहमान के पास था बलोच लोगों का, वैसा इन लोगों के पास तो बॉम्बे में भी कभी नहीं रहा। क्या था ऐसा? वो बड़े खतरनाक लड़ाके हैं, जिहादी नहीं बोलते हैं उनको, वो लड़ाके हैं, जंगजू हैं, और वो इस हद तक चले जाते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। लियारी इलाके को मैं मुंबई के इससे कंपैरिजन भी नहीं कर पाता, डोंगरी से जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? अरे हमारे यहाँ तो साला 9mm पिस्टल इस्तेमाल कर ली, बहुत ज्यादा हुआ तो AK-47 चला ली। वो लोग तो साले MP4 और पता नहीं कौन कौन सी तो गन्स रखते हैं। जब चौधरी असलम साहब ने उसको रेड किया था और उसको मारने की कोशिश की थी, 8 या 9 घंटे एनकाउंटर चला था। उस समय इनके पास में अधिकतम जो है LMG थी, लाइट मशीन गन, पुलिस के पास, ATS के पास। उनके पास से साला RPG सामने से आ रहे थे। रॉकेट प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड्स हैं वो सामने से आ रहे थे। एक डिफेंस की जो स्ट्रेंथ होती है उस तरह की स्ट्रेंथ में वो लोग लड़ रहे थे लियारी जैसे इलाके में। हाँ, और लियारी कहाँ है? विद इन द कराची है ना। कराची से मतलब जैसे मुंबई से आपका पठानवाड़ी कितना दूर है, उतना भी दूर नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? डिफेंस का नहीं है, सिस्टम का नहीं है, कंट्रोल उस पर रहमान डकैत का है। रहमान डकैत के पहले एक और बंदा था, वो कंट्रोल करता था, उसके जाने के बाद में रहमान डकैत का हुआ। रहमान डकैत जैसा आदमी अगर नूरा को उठा करके ले जाता है, टॉर्चर करता है, मार देता है, और दाऊद या उसकी टीम कुछ नहीं कर पाती। नूरा उसका भाई दाऊद का। ओके, तो रहमान डकैत ने दाऊद के भाई को उठा लिया। हाँ, एक कहानी जो कही जाती है, जो मतलब मुझे मेरे किसी इन्फॉर्मर ने बताई थी, उसका यह दावा था कि जो डी कंपनी के दावे से थोड़ा सा अलग था। डी कंपनी ने कहा कि नूरा की मौत जो है हार्ट फेलियर से हुई या किडनी फेलियर से हुई। ये दो बातें अलग अलग उस वक्त हमें बताई गई डी कंपनी के सोर्सेस से, या इवन छोटा शकील ने भी 1-2 चैनल्स को और इनको इंटरव्यू दे करके बात कही थी। लेकिन पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मर का ये कहना था कि रहमान डकैत का कोई रिश्तेदार था जिसकी जमीन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी, काफी महंगी प्रॉपर्टी थी कराची की, और उस पे ये लोग एक मॉल बनाना चाहते थे, डी कंपनी वाले। हाँ, और उस मॉल को बनाने के लिए उस पे कब्जा किया, और जब इसने पैसे मांगना शुरू किया तो उसको 8-10 करोड़ रुपए दे रहे थे, जबकि वो प्रॉपर्टी कुछ 1000-1200 करोड़ की थी। उसने बहुत कोशिश की, पुलिस में भी गया, इधर उधर गया, लेकिन उसको कहीं से कोई रिप्राइव नहीं मिला, कहीं से कोई उसको मदद नहीं मिली। किसने? उस बंदे ने, जो जिसकी जो प्रॉपर्टी थी, लैंड ओनर। तो वो समहाउ किसी तरीके से रहमान डकैत के रिश्ते में था या परिचित था। वो रहमान के पास गया, रहमान ने दाऊद को बोला, दाऊद ने अपनी हालत में उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जो इन्फॉर्मर है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक। उसके बाद में इसने उठाया, यहाँ से कराची में ही क्लिफ्टन एरिया से ही इसको पिकअप किया, लेकर के गया, उसको टॉर्चर किया, सिगरेट के चटके वटके लगाए, ऐसा कहा जाता है नूरा को, और उसकी चीखें दाऊद को सुनवाई। दाऊद ने कहा भी कि भाई तू उसको छोड़, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, वगैरह वगैरह जो भी बातें थी। लेकिन उसको नहीं छोड़ा, मार करके उसको 6 गोलियां मारी गई, और उसकी डेड बॉडी वापस सिटी बैंक का एक ATM सेंटर है उसके बाहर फेंक दी थी। फिर उसके बाद में जो है
दाऊद का जो एक खास स्टाइल है, उसने फिर सिस्टम को एक्टिवेट करवाया किया और उसके खिलाफ जो है एक्शन शुरू हुआ। 2009 की घटना है ये। और फिर इसको रहमान डकैत को मारने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार हुई और चौधरी असलम जो कि ATS के चीफ ऑफ कराची थे, उन्होंने फिर जो है वो पूरा वो किया। 2 महीने लगाए उन्होंने अपने लोगों को पेनिट्रेट किया लियारी में, वहाँ हथियार पहुंचाए, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जमाई ताकि जब वो बाहर से अटैक करें तो उनको अंदर से भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अंदर डायरेक्ट घुस पाना तो असंभव काम था उस जगह पे। वो तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि लॉयंस डेन है, उसमें आप सीधे अंदर नहीं जा सकते। तो फिर इन्होंने जो एक पर्टिकुलर डे अटैक स्टार्ट किया, 9 घंटे के आसपास लगे उनको रहमान डकैत को एनकाउंटर करने में। चौधरी असलम कोई छोटी मोटी शख्सियत का इंसान नहीं था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खोजने जाता हूँ तो इस तरह की शख्सियत जो है पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे बमुश्किल को 1 या 2 ही मिलेगी। उस आदमी पे 11 हमले हुए, जिसमें से 4 या 5 तो आत्मघाती हमले थे। एक बार हमला जो हुआ था उसमें सेल्फ डिटोनेट किया एक बंदे ने, उनके दरवाजा खोल करके बाहर निकलते समय उनकी गाड़ी से, और उसमें वो घायल हुए, बेतरह घायल हुए, लेकिन जिंदा बच गए। उनकी गाड़ी का तो कचूमर बन गया था। तो ये 10वां हमला था। 11वां हमला जो है करीब 110 kg RDX लगा करके एक जीप जो है उनकी गाड़ी से टकराई गई, तब उस हमले में वो मारे गए। उनसे टेररिस्ट भी परेशान थे, उनसे अंडरवर्ल्ड भी परेशान था, उनको हर व्यक्ति मारना चाहता था, वहां के पुलिस ऑफिसर। ऑब्वियसली करप्शन कहाँ नहीं है। तो ऐसा क्यों था कि वो अपना काम करते थे? इतना पावर क्यों था रहमान डकैत के पास कि दाऊद इब्राहिम भी उसके एरिया में नहीं जा पाता था? या उसने, रहमान डकैत ने खुलेआम उसके भाई को उठा दिया, मार दिया, और दाऊद इब्राहिम कुछ नहीं कर पाया? रहमान डकैत ने खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश कर ली थी, और उसने जिस तरीके से पूरे उस इलाके को अपने कंट्रोल में लिया था, उसके बाद में वहां पर उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। और बहुत ही हिंसक किस्म के उसके साथ में टीम थी जो मरने मारने के लिए सदा तैयार रहती थी, बेहतरीन हथियारों से लैस थे। दाऊद के साथ में एक समस्या ये है कि पाकिस्तान में उसके पास में उस तरह का फायर पावर नहीं है। दाऊद को वहां पर जो भी फायर पावर यूज करना है वो या तो वहां के लोकल गैंगस्टर्स को यूज करना है या फिर वहां के सिस्टम को यूज करना है, यानी कि ISI और मिलिट्री को। क्यों नहीं उसके पास पावर? क्योंकि वो वहां पे गैंग बना करके अगर ऑपरेट करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा, है ना, जो ऑफिशियली वो नहीं करना चाहता। और पैसे से जब सब कुछ खरीदा जा सकता है ना, हथियार भी आ सकता है, आदमी भी आ सकता है, सिस्टम भी आ सकता है, तो वो क्यों अब वहां पे खून खराबा करने के लिए अपनी टीम बनाए, अपने लोगों को मरवाए? तो जिस काम को करवाने के लिए मुझे 1 करोड़ खर्च होना है, उसके बदले में 10 फेंक दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो वाली बात है उसके लिए। रहमान डकैत के पास में ऑन द कॉन्ट्ररी जो है अपने विश्वास पात्र लोगों की टीम थी। पैसे से खरीदा हुआ जो किलर होता है या मर्सनरी होता है, वो शायद उतनी ताकत नहीं लगाएगा किसी की हत्या करने के लिए, या कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे तो आदमी अगर जुड़ा हुआ है तो वो मरने मारने पे आमादा हो जाएगा। मैं जान भी दे दूंगा और जान तो ले ही लूंगा। ये दोनों के बीच में बुनियादी फर्क रहा है वहां पे। और दाऊद उम्र के उस पड़ाव पे है जहां आकर के वो उस लेवल का खून खराबा नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे सब वो करके निकल चुका, यहाँ तो वो सारा हो चुका। दूसरा ये है कि अगर वो वहां पे खून खराबा करेगा तो पाकिस्तान उसके लिए फिर हॉट पोटैटो होगा, जिसे वो मतलब जो है हैंडल नहीं कर पाएगी वहां की गवर्नमेंट। जैसे दुबई में शुरू हो गया था, जब दाऊद गैंग दुबई में था और वहां पे मर्डर्स होने शुरू हो गए थे तो दुबई सरकार असहज हो गई थी। वहां पे 2 बड़े मर्डर हुए थे, एक शेट्टी का हुआ था और दूसरा एक और इसका हुआ था। 2 मर्डर वहां पे बड़े हुए थे, एक इंडिया क्लब के बाहर हुआ था। तो इन दोनों मर्डर्स के कारण जो है वो दुबई अनसेफ मार्केट होने लग गया था। उसको देख करके दुबई सरकार ने बोला कि भाई ये या तो तुम बंद करो, नहीं तो तुम निकलो देश के बाहर। दाऊद जाता कहाँ फिर? उसके लिए वो सुरक्षित पनाहगाह थी। तो इसलिए उन लोगों ने वहीं पर बने रहने के लिए अपने गैंग की एक्टिविटीज को स्लो डाउन किया था वहां पे। लेकिन 93 ब्लास्ट एक ऐसी चीज थी जिसमें वो वहां रह नहीं सकता था, क्योंकि वहां तक तो इंडियन जो हमारे ये हैं इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उन लोगों की अप्रोच थी। वो उनको अटैक भी कर सकते थे, मार भी सकते थे, अरेस्ट भी करवा सकते थे प्रेशर करके। तो इसलिए उनको पाकिस्तान जाना ही था, तो इसलिए वहां पाकिस्तान गए।
वो भोलू वगैरह जैसे लोगों ने उनको जो मदद की है, हनीफ ने मदद की है, बाकी सब लोग वहाँ के बड़े बड़े जो स्मगलर्स रहे हैं, उन लोगों का अपना एक ये रहा है जिसके कारण उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो ज़माने से था। दाऊद इब्राहिम का जो नेटवर्क है वो गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और इन सब के अलावा जो है पाकिस्तान है, नेपाल है और तमाम देशों में, भूटान, तिब्बत, ये वो सब, बांग्लादेश, हर जगह बना ही रहा है। तो और जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको एक और चीज़ का मिला करता था कि हमारे यहाँ का जो मटके का नेटवर्क है, सट्टा और मटका, खासतौर से क्रिकेट का सट्टा, वो चलता भले ही इंडिया से है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सट्टा और मटका जो है पाकिस्तान के लोग खेलते हैं, तो उसका भी नेटवर्क का फ़ायदा उनको मिलता है। ड्रग्स के लिए जो रूट है उनका फ़ायदा उनको मिलता है, तो वो सब पहले से ही इस्टेब्लिश वो था। अब ड्रग्स का जो सारा का सारा खेल है जो कि टाइगर मेमन करता है, और दाऊद इब्राहिम के साथ में उसकी बहुत खास दोस्ती है या साथ काम करते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा जो है, टाइगर मेमन का जो नेटवर्क है पाकिस्तान से इंडिया माल लाने ले जाने का और कैश आउटफ्लो करने का, उसका फ़ायदा दाऊद को मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। फिर जब इतना वेल कनेक्टेड, इतना पैसा, इतने सारे लोकल डॉन गुंडे, एक रहमान डकैत जो एक छोटे से एरिया का गुंडा है, उससे कि उसकी, वो गुंडा नहीं है, डॉन है वो, वहाँ का एक जो डॉन है जो, हाँ, बट एक छोटा सा एरिया, नॉट दाऊद इंटरनेशनल क्रिमिनल हो गया, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, सिस्टम बहुत ज़्यादा होगा, ISI और पुलिस से उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, पॉलिटिशियंस को उसने खरीद रखा है, तो फिर इससे ऐसा कैसे होता है कि एक लोकल इसके भाई को उठा लेता है और चले जाता है? इसमें दो बातें हैं। क्रिकेट की भाषा में कहूं तो जब आप अपने होम टर्फ पे खेलते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और जब कोई बाहरी टीम आती है, यहाँ का वेदर, यहाँ की जनता जो चारों तरफ बिखरी हुई है, और जो होम टर्फ है इंडियन टीम का, वो इससे एक्विंटेड है, वो एक्विंटेड नहीं है उससे। बॉल कैसे स्विंग लेगी, क्या करेगी, किस दिशा में जाएगी, उनको कुछ मालूम नहीं, तो एक असहज स्थिति बनती है, तो वहां पे वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। वही चीज दाऊद के साथ थी। कराची उसका होम टर्फ नहीं है, चाहे कितना ही सपोर्ट हो, है ना, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप हाइडिंग में हैं। अगर आप अपना वो बुर्का फाड़ करके और खुलेआम लड़ने के लिए तैयारी दिखाते हैं, तो वहाँ की सरकार आपको नहीं लड़ने देगी, ISI नहीं लड़ने देगी, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर ये चीज़ हुई, यहाँ के अखबारों ने, चैनलों ने, खबरनवीसों ने, सहाफ़ियों ने इसको बहुत बड़े स्तर पे खड़ा कर दिया, तो पाकिस्तान बदनाम होगा पूरी दुनिया में। वो चीज़ नहीं संभव थी। तो डिप्लोमेसी भी नाम की कोई चीज़ है जो देखनी होती है। भले ही आप रोग नेशन हैं, लेकिन डिप्लोमेसी फिर भी आपको संभालनी होती है। तो वो दूसरा एक बड़ा फैक्टर वो था। साबिर की हत्या कर दी तो उसने पूरा पठान गैंग बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान में, मुंबई में एक एक को चुन चुन के मारा। जिन लोगों का साबिर की हत्या में नहीं था हाथ, उनको भी मारा। अब करीम लाला के जो भाई थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो उन गैंगस्टर एक्टिविटीज में शामिल भी नहीं थे वो बंदे। मतलब 5 वक्त का नमाजी खुदा के बंदा था वो, उसको भी सरेआम गोलियां मरवा दी। तो दाऊद इब्राहिम इस मामले में बहुत ब्रूटल रहा है, बहुत खतरनाक रहा है। उसने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं है जिसने कि, हाँ, उसके परिवार पे हाथ लगा। भाई उसके पहले तक कैसा था, दाऊद के आने के पहले तक कुछ सर्टन रूल्स थे, वो रूल्स तोड़ने वाला व्यक्ति दाऊद खुद बना। तो जब उसने दूसरों के परिवारों पे हमला किया, तो इसके परिवारों पे भी हमले शुरू हुए। तो जब इसके अब नूरा पे हमला हुआ, फिर इसने रहमान डकैत को मरवा दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली कि मेरा दुश्मन है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर तो मैं ये इनके प्रकार साम दाम दंड भेद नीति सबका प्रयोग करूंगा। उसने सब इस्तेमाल किया, तो वो बदला था, पूरा हुआ। कितना डिफरेंस हुआ दोनों में, पैसे में, पावर में? काफी बड़ा। दाऊद इब्राहिम पैसे के मामले में तो रहमान डकैत से काफ़ी ऊपर है, और मतलब मेरा एक मोटा मोटा अंदाज है कि करीब करीब 20 लाख करोड़ के आसपास का तो मालिक होगा वो। करीब 40-42 देशों में उसका फुटप्रिंट है, उसके लेजिटिमेट बिजनेस हैं, और काफ़ी सारा मतलब जो इल गॉटन मनी है वो तो अपनी जगह है। अगर सिर्फ एक बैंक में ही उसके 1200 करोड़ रुपए डूब गए, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या, किस शख्सियत का और किस मिल्कियत का मालिक है, किस हद तक का। BCCI बैंक जो हुआ करता था, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल नाम था उसका, इंटरनेशनल, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल,
वो आईएसआई ने अपना पैसा रूट करने के लिए इस बैंक को एस्टेब्लिश किया था। उसमें दाऊद से 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। जब वो बैंक डूबा तो इसका भी पैसा डूब गया था। इन लोगों की स्टोरी में एक नया प्लेयर, एक और प्लेयर थे, खनानी ब्रदर्स। खनानी ब्रदर्स के मुकाबले में तो इंडियन फेक करेंसी का जो सबसे बड़ा काम करने वाला व्यक्ति है वो तो विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली है। क्या है वो पहले तो मुंबई में ही था, और भारती चांदमल वर्मा नाम की एक लड़की है जो कि नेवी के एक छोटे से स्टाफ की बेटी है, जो बाद में इससे उसने शादी कर ली थी। विक्रम परमार से नहीं, लेकिन एक दूसरा गैंगस्टर है जो कि ये पूरा का पूरा काम कराची से संभालता है। पूरा का पूरा जो फेक करेंसी का कारोबार है ये दोनों भाई मिलकर के ही चलाते हैं। और विक्रम पर हाँ आज भी बिल्कुल। और ये दोनों भाई जो हैं ये रहते हैं आपके कराची में, और विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली जो है वो रहता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में 3 सिटीज़ हैं, ढाका है, चटगांव है और एक और जगह है। वहाँ से वो इंडिया में फेक करेंसी पंप करता है। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरा बांग्लादेश का इन्फॉर्मर है उसने इन तीनों जगहों की रेकी करने के बाद में बताया था कि वहां करीब करीब 2000 करोड़ की इंडियन फेक करेंसी एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होती ही है, इसके आसपास होती है। तो वहां पे इतना बना रहता है स्टॉक, और वो धीरे धीरे इंडिया में आता रहता है पोरस बॉर्डर से हमारे बांग्लादेश की। बहुत सारे तरीके हैं वहां से करेंसी इंडिया भेजने के। इन लोगों ने बड़ी बड़ी साइज की जो गुलेल बना रखी है, स्लिंग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, तो उसमें वो पैकेट को इधर से वो करते हैं और जोर से खींचते हैं तो वो पैकेट हमारी सरहद के अंदर आके गिरते हैं। दूसरा तरीका यह है कि भली छोटे पैकेट बनाएंगे और वो तारों से जो है अंदर फेंक देते हैं। तीसरा तरीका जो है उन्होंने तारों के नीचे जो बाड़ लगी हुई है भारत बांग्लादेश सीमा पे, उसके नीचे से उन्होंने वो बना रखी है, सुरंगें बना रखी है, उसमें से पास आउट करते हैं। और चौथा तरीका जो है हमारे सिस्टम को पेनिट्रेट किया हुआ है तो वहाँ से लोग जो है लेकर के आते हैं। चौथा तरीका ये है कि जो लेजिटिमेट इंपोर्ट होता है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया उसमें कंसील करके आता है। और ये बहुत बड़ा है आज भी बिजनेस। हाँ, करीब करीब आप समझिए कि साल का 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के आसपास की फेक करेंसी इंडिया में पंप की जाती है। And why are we not able to catch them? क्यों पकड़ नहीं पा रहे हम इनको? बहुत ही डिस्क्रीट ऑपरेशन है वो, इतना डिस्क्रीट ऑपरेशन है कि आपको पता नहीं चलता। और चूंकि वो सारी करेंसी जो है वो पाकिस्तान की एक बैंकनोट प्रिंटरी में छपती है, तो हमारे जो टोटल 22 सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें से 17 वो लोग तोड़ चुके हैं। तो वो इतनी बेहतरीन प्रिंट होती है कि इवन बैंक ऑफिशियल्स भी उसको कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाते या पकड़ पाते। 2 तरह से बनती है, एक तो फेक करेंसी जो है हमारे देश में लोग बाग प्रिंटर से छाप लेते हैं, और एक जो है वहाँ की छपी हुई होती है। तो वो फेक करेंसी इतनी क्लासिक तरीके से छपी हुई है कि आप पता नहीं कर पाएंगे दोनों को नेकेड आई से। तो अगर आपको फीचर सारे नहीं पता है तो आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। इस पे किसका कंट्रोल होता है? पूरा आईएसआई का कंट्रोल है, और डी कंपनी के जरिए वो भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए एक सस्टेन्ड ऑपरेशन वो लोग चलाते हैं। आपने एक इंसान का नाम बताया जो बांग्लादेश से ऑपरेट करता है, वो सब डी कंपनी के अंडर ही करता है? हाँ, वो सारा डी कंपनी के अंदर ही वो पूरा चलता है। फेक करेंसी सबसे बड़ा इंडिया में अभी भी डी कंपनी चलाती है, वही चलाती है और कोई है ही नहीं। फेक करेंसी मैंने आपको जैसे बताया ना कि 2 तरह के वो हैं। उसमें एक ये है कि फेक करेंसी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए ये करवा रही है आपके आईएसआई, जो कि रूट हो रहा है डी कंपनी के थ्रू। दूसरी इंडिया में बैठे हुए लोग हैं जो कि अपने स्तर के ऊपर कलर प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। तो जो वहाँ की जो फेक करेंसी आती है उसके जो है वो नंबरिंग उसकी 8, 10, 15 ही सीरीज छप के आएंगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि ये लोग पट्टे एक पूरी की पूरी गड्डी लेकर के आते हैं, उससे सिर्फ 3 या 4 ही गड्डी बनाते हैं, नई कैट्स बनाते हैं, और जो ओरिजिनल है उसको मार्केट में वापस से चला देते हैं, उसके बदले में दूसरी नई ले आते हैं, फिर उससे नई छापते हैं। तो खतरा इस वाली में बहुत ज्यादा होता है, कलर वाली। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो 100 नोट हैं, 00 से लेकर के 100 तक की 99 तक की जो पूरी सीरीज होती है 100 की, वो 100 की सीरीज आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि अरे यार 0 to 9 है, 99 है, ये तो सही है, नंबर तो बदले नहीं है इसमें, एक ही जैसे नंबर नहीं है। तो आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, आप ले लेते हैं, हालांकि आप वो बहुत पुअरली मेड होती है। हाँ, ये पूरी गड्डी देते थे। हाँ, मतलब वो हरकत वो भी होती है। बट ये थोड़ी इतनी इजीली कॉपी कर पाते होंगे नोट।
और बहुत आराम से होती है। अपने यहाँ कितने गैंग पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं ऐसे, बॉम्बे से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, बिहार के छोटी छोटी जगहों पे। तो इतना आसान थोड़ी होगा नोट रेप्लिकेट करना। नहीं, उनको रिप्लिकेट करने का मतलब कोई वो उसमें थ्रेड लगाने नहीं जा रहे हैं, उसमें वो मेटेलिक जो पोर्शन होता है उसका जो मार्किंग है वो नहीं करने जा रहे हैं। जैसे कोई भी आप एक करेंसी लें और उस करेंसी में देखेंगे तो उसमें साइड में एक पर्टिकुलर कोई मार्क होता है। इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन शो यू। ये आपका 50 का नोट है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर ये आपको एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर नहीं है। Okay. लेकिन इसमें आप जब करेंसी नोट को वो करेंगे, टच करेंगे, तो इसमें आपको कुछ जगहों के ऊपर जो है वो उभरी हुई प्रिंटिंग मिलेगी। ये चीज़ उसमें नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये देखेंगे तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड बने हुए हैं। ये जो चीज़ है ये उसको बहुत आसानी से डिटेक्ट करती है मशीन। तो ये चीज जो है वो इसमें कलर में प्रिंट आएगा ये, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं होगा। तो इस तरह की सी चीज है इसमें। जैसे ये H लिखा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर कोड है। ऐसे ही एक और इसके अंदर होता है, ये 100 का नोट है। अब 100 के नोट में ये देखिए ये ट्रायंगल है। हाँ, ये ट्रायंगल मतलब जो है ये और ये जो मार्क्स हैं ये सब मिलकर के और करेंसी की काउंटिंग करने में और इसको सेग्रीगेट करने में मशीन्स के काम आती है। अब जो घर में प्रिंटिंग मशीन से वो करने जाएगा उसमें ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये कलर में प्रिंट होगा, बस दिखेगा सेम। आपकी ये जो ये है क्या बोलते हैं स्ट्रिप है, वो ऐसे कलर चेंजिंग स्ट्रिप नहीं होगी। ये सिर्फ वो एक कलर में प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो आपको लगेगा, आभास होगा कि ये है, लेकिन वो असल में वो होगा नहीं, थ्रेड नहीं होगा वो। तो इस तरह की सी चीज़ें जो होती हैं, इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आम आदमी को नेकेड आई से नहीं दिखेंगे या समझ आएंगे, लेकिन लोग जो है, जैसे ये 200 रुपए का नोट है, अभी ये 200 के ऊपर आप उंगली फिरा करके देखेंगे तो ये आपको उभरा हुआ दिखेगा, आपके फील आएगा। उस वाले में नहीं होगा। हाँ, लेकिन या 500 है या 1000 है, 2000 है, ये सब जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स में से अधिकांश पाकिस्तान तोड़ चुका है। और मैंने जैसे बताया कि 22 में से 17 तोड़ लिए हैं। तो अब ये मैग्नेटिक प्रिंट और ये वो सब होकर के आता है। टाइम ये एक बार जैसे आ जाती है, ये हो गया, ड्रग्स हो गए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो गई। मैं जब हम लोग ब्रीफिंग कर रहे थे तब मैंने ये सुना था कि बहुत सारा सर्कुलेशन ना स्लम्स के थ्रू होता है। और आपने एक बात बोली थी कि स्लम माफिया, कि अगर स्लम्स नहीं होते तो माफिया ही नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्लम माफिया क्या होता है? देखिए, स्लम खड़ा करने वाला अपने आप में एक बहुत बड़ा माफिया है। और मुंबई का तो एक बहुत बड़ा स्लम माफिया जो है वो गुजरात का मंत्री तक बना। जब मैं मुंबई के एक अखबार महानगर में आया था 92 में, पहली दफ़ा जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने पहली स्टोरी ही उस आदमी पे की थी। और वो अंधेरी का बहुत बड़ा मतलब स्लम लॉर्ड था। उसने इतने बड़े बड़े से यहाँ पे स्लम्स डेवलप किए हैं, अंधेरी से लेकर के और दहिसर तक, कि उसका नाम चलता था। और वो आदमी सरकारी ज़मीनें, जंगलात महकमे की ज़मीनें और इन सब के ऊपर स्लम बनाने में उस्ताद था। प्राइवेट लैंड के ऊपर स्लम बना देता था। फिर बाद में एक वक्त ऐसा आया, अथाह पैसा कमाया उसने, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया उसने। कैसे, क्या स्लम बना देता था? मतलब क्या? स्लम बनाने का एक तरीका होता है, आप एक लैंड जो है वो डिमार्क करते हैं कि ये लैंड है, इसके ऊपर मुझे स्लम बनानी है, झुग्गी झोपड़ियाँ बनानी है, झोपड़पट्टी बनानी है। फिर क्या होता है कि उसको वो टारगेट करते हैं, फिर अपने आदमियों को वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ पर ऐसे 10 बाई 10, 10 बाई 12 के, 10 बाई 15 के ऐसे प्लॉट्स टाइप के से वो काट लेते हैं और उनके यहाँ पे खूंटे गाड़ देते हैं। फिर वो मार्केट में गरीब जो लोग हैं जिनको कि घर चाहिए, ऐसे लोगों को तलाशना शुरू करते हैं, जो कि इफरात में मुंबई में मिलते हैं। बाहर से आए हुए अलग अलग जगहों से माइग्रेटेड वर्कर्स जो हैं उनको मिलते हैं। तो उनको वो 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख या 8 लाख में वो जगह जो है, जिससे जितना पैसा मिल जाए वो जगह देते हैं। कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई मतलब लीगल वो नहीं है। और ये लैंड किसका है? किसी का भी हड़प लिया? लैंड तो भलती जनता का है भाई, सरकार का है। उससे क्या लेना देना अपने को? जब तक हमारे ऊपर कोई आएगा तब तक तो हम बना के निकल जाएंगे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जंगलात महकमे का है, जंगलात महकमे का बंदा आया, ले भाई तू पैसे रख, चल आंख बंद करके बैठ। बीएमसी की जमीन है, बीएमसी वाले को पैसे दे दिए। पुलिस वाला आया, पुलिस वाले को दे दिए। तो जो आया वो पैसे लेकर के जा रहा है, तो तू भी खुश, मैं भी खुश।
यही गेम चलता है। वहाँ का पॉलिटिशियन, नगर सेवक आया, वहाँ का विधायक आया, सांसद आया, उसके लौंडे लपाड़े आए, चमचे कड़छी आए, सबको पैसे बंटते हैं। ठीक है, तो लड्डू फूटेगा, सबको बांटेगा। इसके बाद में ये होता है कि इन्हीं के लोग जो है वहीं पास में एक दुकान लगाते हैं, या 2 या 3 दुकानें लगाते हैं, जहाँ पे बांस बिकते हैं, जहाँ पतरा बिकता है, जहाँ ईंटें बिकती है, सीमेंट बिकता है, रेत बिकती है। और ये लोग जो है पहले इनको ये जो जगह बनाई है उसके चारों तरफ जो है किसी तरह की तालपत्री है, या वो नीले रंग का जो प्लास्टिक का कपड़ा या आता है, शीट आती है, या आपने देखा होगा जो होर्डिंग्स लगा करते थे उसकी जो शीट्स होती थी वो ला करके और उससे चारों तरफ बांध करके उसी की छत बना करके और उसको अपना कर लिया कि भाई अब मेरा हो गया। फिर उसके अंदर जो है वो ईंटें लगा करके और दीवारें खड़ी हो जाती थी, फिर उसके ऊपर पतरे की, एस्बेस्टस की या किसी चीज की छत लग जाती थी। कोई थोड़ा सा जिसके पास ठीक ठाक पैसा है तो वो गर्डर डाल करके उसके ऊपर स्लैब डलवा लेता था, पक्का हो गया। उसमें वो ये व्यवस्था रखता था कि बाद में मैं इसको 1 माला 2 माला 3 माला और ऊपर चढ़ा लूं। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो वर्टिकल भी खड़ा होना शुरू हो जाती थी, जो अभी तक हॉरिजॉन्टल थी। और इसमें ये होता था कि अगर वो 1 माला और ऊपर चढ़ा रहा है तो वहां का जो स्लमलॉर्ड है उसका आदमी आके खड़ा हो जाता था, वे साले तू इसके ऊपर माला कैसे चढ़ा रहा है, भाई को पैसे दे। तो 1-2 लाख रुपया फिर और झटक लेते हैं। कोई आदमी रिपेयरिंग करवा रहा है तो फिर और थोड़ा बहुत पैसा झटक लेते हैं। तो इस तरीके से ये स्लम लॉर्ड्स का खेल चलता रहता है। मुंबई महानगर पालिका ने ऐसे दर्जनों स्लम लॉर्ड्स को चिन्हित किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा करते थे, और यही काम पुलिस भी करती थी, क्योंकि इनको सबको उससे पैसा मिलता था। जो भी डिपार्टमेंट की जमीन कब्जा हुई है उस डिपार्टमेंट के लोग उनसे हफ्ता लेते थे और ये स्लम्स बना करती थी, और आज भी बन रही हैं, कोई नहीं रोक पा रहा उसे। आप अगर सन 1994 का कोई वो ले लीजिए सैटेलाइट इमेजरी और 2026 की ले लीजिए और दोनों को कंपैरिजन करके देख लीजिए बॉम्बे की, कहाँ कहाँ पे नए स्लम्स खड़े हुए हैं आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। गरीब होने के नाम के ऊपर माफिया को बनपाया जाता है, ये पैसा माफिया के पास जाता है। दिस इज कॉल्ड स्लम माफिया। इसमें सब शामिल हैं, पुलिस भी है, पॉलिटिशियन भी है, अफसरान भी हैं, सब लोग हैं, बाबूशाही वगैरह सारे हैं, इवन जर्नलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट भी शामिल हैं इसमें। बट ओके, आपने आधी स्टेप समझाई। पहले समझाया कि एक इंसान जो स्लम लॉर्ड, आप जैसे एक की बात बता रहे थे, उसने अंधेरी देखा, अंधेरी में कहीं पे एक जगह कब्जा कर ली, वहाँ पे अपने लोग अपने बम्बू गाड़ दिए और फिर लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लाख रुपए, जिससे जो निकल पाया। अब धीरे धीरे वहाँ पे लोग बस गए। अब क्या? अब ये कि झोपड़पट्टी जो है उसमें कौन जाना चाहता है, वहाँ कौन जाएगा? क्रिमिनल जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं जाता। वहाँ उनके ड्रग्स रखे जाएंगे, कॉन्ट्राबैंड रखा जाएगा, वहाँ उनकी फेक करेंसी रखी जाएगी, वहाँ उनके हथियार रखे जाएंगे, वहाँ उन जिन लड़कियों को चोरी वोरी करके या अगवा करके लाया जाता है उनको रखा जाएगा, बच्चों को। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर चलती हैं। धीरे 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 उस जगह पे एक पर्टिकुलर वो पूरा माफिया जो है उसका कंट्रोल होने लगता है। अच्छा, जिस इलाके में जो माफिया है, जैसे चेंबूर और घाटकोपर वगैरह का सेक्टर है, वहाँ पे छोटा राजन का है, दाऊद इब्राहिम गैंग का पूरा साउथ बॉम्बे में है, इसका शेट्टी का जैसे जोगेश्वरी और इस साइड में था। तो हर व्यक्ति के अपने अपने एरियाज हैं। ठाणे का कोई एक है, बदलापुर का एक है, वसई विरार के ठाकुर ब्रदर्स हैं। इनके एरिया में जो स्लम्स होते हैं उन स्लम्स में इनके आदमी पनाह लेते हैं, इनके काम चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा माफिया जो है, स्लम माफिया, उसको अब कोई मतलब नहीं रह गया है कि भाई को तो उसने हफ्ता दिया ही है ना, बिना उसकी मर्जी के तो वो स्लम नहीं बनी है, उसने पैसे दिए ही हैं डॉन को या भाई को, तो वो उसका तो आशय है ही सही। अब उसने कहा कि अरे मेरे 4 लड़कों के लिए जगह रखना है, वो रखेगा, उसका बाप रखेगा, उसका क्या जाता है, 4 नहीं बिके। तो उसने उतनी जगह छोड़ दी है। अब वहां पे उनके लोगों ने अपने लिए जगह बना ली है, वहां पे अपने 4 लोगों को बसा दिया है जो उनके लिए काम करते हैं। आप देखिए पूरा का पूरा जो वरदराजन मुदलियार का पूरा सेटअप हुआ था धारावी में, वो क्या था? उसी झोपड़पट्टी माफिया की बदौलत था। पूरा माहिम माटुंगा और उसके आसपास का जो इलाका था वहाँ पे उन्होंने 50 स्लम्स खड़ी करवाई, उसमें अपने लोगों को रखा।
और जब वरदराजन मुदलियार ने या वरदा भाई ने जब ये देखा कि गांव का जो गरीब उनके यहाँ का आया हुआ मजदूर है, वो मजदूर रोज जाता है कमाटीपुरा पीला हाउस या इस एरिया में प्रोस्टिट्यूशन के लिए, रेड लाइट एरिया में, और वहाँ पे लड़कियाँ उससे 20 रुपये ले लेती हैं। तो उसने कहा कि साला दिन भर में कमाता 20 रुपये है, 20 रुपये जाकर के लड़की को दे के आ जाता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, अपने इलाके में ही रेड लाइट एरिया बनाओ, वो लड़कियों के लिए रेट फिक्स कर दिया, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं लोगे। तो अब मजदूर को इससे अच्छा क्या चाहिए? एक तो घर के पास में रेड लाइट एरिया हो गया उस झोपड़पट्टी में, उसकी जो जिस्म की भूख है वो 2 रुपये में शांत हो रही है, 18 रुपये बच रहे हैं। दारू पीनी है, ठीक है, तेरे को दारू भी इसी इलाके में देता हूँ। दारू के लिए एक पाउच के लिए तुझको 1 रुपया नहीं देना है, 20 पैसे में मिलेगी। एक गिलास 20 पैसे में मिल रहा है साहब, मतलब उस दौर का रेट है। तो उसका वो कहाँ बिकती थी? कोई बिल्डिंग में थोड़ी थोड़ी बिकता था, वो स्लम्स में ही बिकता था ये सब। चरस चाहिए, ठीक है, बाहर 1 घंटा जो है वो 10 रुपये का मिल रहा है, यहाँ पे साला 4 रुपये में मिल रहा है। तो इस तरीके से स्लम में ये सारा डेवलप हुआ। स्लम में मैं बीच में जब रिसर्च कर रहा था और खबरें कर रहा था, उस समय में मुझे एक दाऊद गैंग के ही किलर की कहानी पता चली थी, जिसको कि बाद में पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया था। अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है। मेरी एक किताब है खेल खल्लास, उसमें मैंने इस लड़के की भी कहानी लिखी है। वो लड़का जो है वो बहुत खूबसूरत था, उसकी स्किन टोन, टेक्सचर, ये वो सब। तो वो पट्टा लड़की के वेश में लोगों के मर्डर करने जाता था। तो लड़की के वेश में ही वो बाहर निकलता था, वो लड़की के वेश में ही वापस घर आता था, और उसके बाद में अपने कपड़े वपड़े बदल करके और फिर से छावा बन करके और बाहर घूमने फिरने निकल जाता था। इवन कई बार तो वो जिस जगह मर्डर करके आया है, लड़का बन करके वहां जाकर के खड़ा हो जाता था देखने के लिए कि पुलिस क्या कर रही है। ये राज बहुत लंबे समय के बाद में खुला और उसका एनकाउंटर हुआ। ये धारावी में रहा करता था लड़का। वो जगह मैं देखने के लिए गया था जहां वो रहता था। उस जगह पे मतलब कोई भी जाना नहीं चाहेगा। ऐसा 2 या 2.5 फुट की गली जैसी संकरी सकरी है, उनके बीच में से होकर के रास्ता जाता है। साला नीचे कीचड़ बह रहा है, गंदगी है, लोगों के पखाने का पानी मतलब बाहर आया हुआ है, वो सब है। उसमें से आपको जाना पड़ता है वहां पे। और ऐसे 3 माले का घर था, उसमें से फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहता था, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे कोई और रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता था। एक ही कमरा था 10-12 उस एरिया में सब ऐसे थोड़ी लोग होंगे? नहीं, सब नहीं होते, मासूम बहुत हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से बाहर रहते। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धारावी क्रिमिनल्स का अड्डा है। क्रिमिनल्स उसको इस्तेमाल करते हैं। वो याकुजा गैंग थोड़ी है कि मतलब हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया, साला इसके अंदर सारे वही लोग रहते हैं। याकुजा गैंग, जापान में याकुजा गैंग जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बेहतरीन और ऑर्गेनाइज्ड गैंग माना जाता है। अच्छा, अभी भी है? अरे अभी भी है, यानी क्या है उसके बारे में बताओ। वो मतलब डी कंपनी वगैरह तो उसके सामने कहना चाहूंगा बंबई की भाषा में पानी कम चाय है। उनके पास में अपनी एविएशन इंडस्ट्री है, कंपनी है, उनके पास में होटल चेन्स हैं, उनके पास में वर्ल्ड का कौन सा लिजिटिमेट बिजनेस है जो उनके पास नहीं है। उनको बिल्डिंग को थ्रेट देनी है तो वो देते हैं कि साहब हम आपकी पूरी बिल्डिंग बॉम्ब कर देंगे। तो वहां की सोसाइटी जो है या वहां का जो मालिक है बिल्डिंग का, वो बोलता है माई बाप आपको क्या चाहिए, देखो ऐसा है तुमको हफ्ता तो देना है, लेकिन हफ्ता हम ऐसा नहीं लेंगे। तुम एक काम करो, इस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस का ठेका है वो हमको दे दो। अब ये मेंटेनेंस का ठेका जो है उसमें आदमी इनका आकर के काम करेगा, लेकिन आम जो मतलब मेंटेनेंस का हाउसकीपिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो सपोज 1 रुपए में लेता है तो ये 1.25 रुपये या 1.5 रुपये में लेंगे। तो ये उनका हफ्ता हो गया। ये इस तरीके से ऑपरेट करता है वो गैंग। बहुत सीक्रेटिव है। और गलती की सजा जो है अंगूठा काटने वाली होती है, खुद को काटना होता है, ठीक है। और इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि ये आदमी जो है इसने एक गलती की है, और अगर किसी ने बगावत की है या उसने कुछ गलत किया है गैंग के विरुद्ध, उसकी सीधी सजा मौत है। और मौत ये होती है कि आपको चाकू दिया जाता है, आपको उससे हाराकीरी करनी है या ना सुसाइड करना है, खुद ही मारना है, खुद को ही मारना है। हम अपने हाथ गंदे नहीं करते भाई वो वाली कहानी है तो उस तरह का सा है।
उन्होंने बीच मैंने बहुत लंबे समय पहले उनके बारे में एक चीज़ पढ़ी जानी थी कि जापान के किसी एक शहर में इन लोगों ने अपना एक बिल्डिंग तैयार की। नॉर्मली उनकी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो सारी ब्लैक कलर की होती हैं, जिसमें खिड़की दरवाजे नहीं होते, सिर्फ एक दरवाजा होता है एंटर एग्जिट करने के लिए, और 3 से 4 फुट की एनफोर्स्ड कंक्रीट की बिल्डिंग होती है जिसपे मिसाइल भी काम नहीं कर पाए। अब आप सोचेंगे कि साला उसके अंदर कहीं आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है तो लोग कैसे आते जाते हैं। वो एक दरवाजा है, लेकिन अंडरग्राउंड उनके पास आने जाने के लिए 50 दरवाजे हैं, रैट होल्स जैसे, तो वो उसके अंदर रहते हैं, उसमें से काम करते हैं। लेकिन उनकी जो टीम्स हैं ऑन ग्राउंड वो किस किस चीज के नाम के ऊपर चल रही है आपको पता ही नहीं है। चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स हैं, क्या नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ के लोग अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे। या जैसे चाइना का ये गैंग है, ग्रीन बैम्बू गैंग है या रेड ड्रैगन गैंग है, क्या है ये सब भी याकुजा वाले फॉर्मेट पे ही काम करते हैं। साले वो लोग तो शिपिंग कंपनियां बना करके बैठे हैं यार, कंटेनर कंपनियां बना करके बैठे हैं। याकुजा बना कैसे, कहाँ से आया? जापान में ही, जापान के ही क्रिमिनल्स ने क्रिएट किया। जैसे सिसिलियन माफिया अमेरिका में पैदा हुआ, इटालियन माफिया हुआ, जिसके कारण माफिया शब्द जो है एग्जिस्ट में आया। और बेसिकली वो इटली के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने सत्ता बदली और बाद में वो सत्ता में आए और बाद में वो करप्ट हुए, तो वहाँ पे एक फिर सिविल वॉर हुआ और वो क्रांति आई और ये लोग भाग के अमेरिका आए और फिर बाद में उन लोगों ने, वो लोग ने वहाँ क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ की उससे वो माफिया पैदा हुआ। तो वैसे ही हर देश में अपना अपना माफिया पैदा हुआ है। रशिया में अपने माफिया गैंग्स हैं, यहाँ पे अपने माफिया गैंग्स हैं, और हर गैंग के अमूमन अपने अपने काम हैं। सारे गैंग्स एक ही जैसे ऑपरेशन नहीं करते। जैसे रशियन गैंग्स हैं वो लोग मेनली जो है वो आर्म्स स्मगलिंग में, ब्लड गोल्ड में, ब्लड डायमंड में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा हैं, है ना। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी इधर जाएंगे, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड डायमंड, ब्लड गोल्ड, आर्म्स स्मगलिंग, ये सब चीज़ों में मिलेंगे। आप इंडिया में और इसके आसपास आते हैं एशियन कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार होता है या अदर चीज़ों का होता है। फेक प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो ऐसे अलग अलग गैंग्स के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। बट जापान जैसे बहुत सिविलाइज सोसाइटी अब तो सिविलाइज सोसाइटी पकड़वा रहे हैं। सिविलाइज नहीं, पकड़ने की बात नहीं होती है। क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड है ना, वो इस धरातल के नीचे की जगह है जिसके बारे में आप जानते नहीं, इसलिए वो अंडरवर्ल्ड है। अगर आपको ये पता ही चल जाए कि इस गैंग का ये मुखिया है तो आप तो उसको पकड़ने या मारने की कोशिश करेंगे ना। अभी जैसे मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड का अल्मेचो का वो हुआ, एनकाउंटर हुआ, तो लोगों को पहले से पता था कि ये है, लेकिन उसके अंडर में तो और कितने लोग काम करते हैं उनकी सबकी जानकारी तो नहीं थी ना। तो वैसे ही होता है, कभी कभी कोई किसी का रहस्य खुल जाता है, राज खुल जाता है या वो राज फाश हो जाता है तो वो आदमी एक्सपोज हो जाता है, फिर वो ओपनली भी काम करने लगता है। जैसे इटालियन फैमिली जो होती हैं, क्राइम फैमिलीज, उनका भी यही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि लोग समझते नहीं हैं और लोग उनके बारे में रिसर्च नहीं करते या पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में हमारे यहाँ पर काम होता है वैसा वो जगहों पे नहीं होता। वो लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब जैसे मैं चाइनीज गैंग्स की बात अगर करूँ तो चाइनीज गैंग्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे आपके सी पायरेसी में है।